प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं कुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए डॉक्टर शिव स्वरूप सहाय की पुस्तक प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास पुस्तक से पृष्ठ संख्या 293 पर आर्थिक इतिहास के स्रोत को यहाँ से हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, आर्थिक इतिहास के स्रोत पृष्ठ संख्या 293 से 299 तक। चलिए समय लेते हुए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक इतिहास के स्रोत। आर्थिक विकास सभ्यता के साथ जुड़ा है। अतीत के आर्थिक क्षेत्र में मुख्यतः हमारे दो ग्रंथ हैं, अर्थशास्त्र तथा पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। इसमें अर्थशास्त्र ही विशेष महत्व का है। इस पर साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोतों से इसका ज्ञान विशेष रूप से प्राप्त होता है। भारतीय साहित्य, इसमें आप स्तंभ, गौतम, वशिष्ठ, मनु, याज्ञवल्क्य आदि ने संपत्ति के धारण, विक्रय तथा उत्तराधिकारी में प्राप्त करने का उल्लेख किया है। मनु कृषि, पशुपालन और व्यापार तथा दासों के विषय में ज्ञान देते हैं। विष्णु स्मृति में सिक्कों के विषय में प्रथमतः यव, मासा, कृषल, सुवर्ण, निष्क आदि का ज्ञान मिलता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल खेती के विषय में व्यापक जानकारी देता है। यद्यपि इस मंडल को प्राक्षिप्त माना जाता है। इसमें सिंचाई के लिए नाले तथा नहरों के खोदने का तथा कुएं और अरगट की चर्चा है। उत्तर वैदिक काल में आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद ग्रंथों में अनेक शिल्पी यथा तक्षक, रथकार, कर्मकार आदि का उल्लेख है तथा अनाजों में चावल और गेहूं की विशेष चर्चा है। यह भी ज्ञात होता है कि कुमार पांचाल क्षेत्र में इस समय क्या आर्थिक परिवर्तन हुए। कुछ धातुओं के विषय में भी यहाँ जानकारी दी गई है, जैसे हिरण्य, अयस, श्याम, लव, सीसा आदि। महाकाव्यों के काल में रामायण तथा महाभारत से आर्थिक जीवन का चित्र मिलता है, जिसमें कृषि के नवीन विधाओं, यातायात के विकसित साधन, नए उद्योगों का विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्रों की स्थापना, देशी तथा विदेशी व्यापार, नियमित मुद्रा का चलन, साख आदि के विषय का उल्लेख है। हाल में इन पर व्यापक अध्ययन रामायणकालीन आर्थिक जीवन डॉक्टर बीना तथा इकोनॉमिक लाइफ इन द ग्रेट एपिक डॉक्टर एस के बनर्जी द्वारा प्रस्तुत कर यह भ्रम तोड़ा गया कि ये ग्रंथ मात्र तत्कालीन सामाजिक जीवन को ही उजागर करते हैं। धर्मशास्त्रों की रचना इसके बाद हुई, जिसमें 4 प्रकार के ग्रंथों का समन्वय है। सूत्र धर्म 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। स्मृतियां लगभग 200 ईसा पूर्व से 9वीं शताब्दी तक। टीकाएं और निबंध 700 से लेकर 1800 ईस्वी सन तक। धर्म सूत्रों में सूदखोरी के साथ शिल्पों और व्यापारियों की श्रेणियों का संगठन, उनके नियम तथा सिक्कों के बंटवारे का ज्ञान प्राप्त होता है। स्मृतियों में श्रेणी तथा निगम के संगठन, पूंजी निवेश और लाभ के बंटवारे का विधान आदि दिया गया है। यहाँ दाय भाग तथा मिताक्षरा का भी विवरण है, जो संपत्ति के बंटवारे का व्यवस्था करते हैं। पर टीकाकारों और निबंधकारों द्वारा इस दिशा में कोई ज्ञान नहीं मिलता। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ने मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था का वर्णन किया, पर कुछ लोग इसे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानते हैं। इसका दूसरा, तीसरा, 5वां अधिकरण मौर्यकालीन पुरावशेषों से प्राप्त सामग्रियों के अनुसार विवरण संयोग होने के कारण स्पष्ट रूप से यह मौर्यकालीन प्रतीत होता है। शेष अधिकरण
मौर्योत्तर काल को उद्भाषित करते हैं। इसमें कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सिंचाई, मुद्रा की कलाई ढलाई, आर्थिक क्रियाओं के नियंत्रक अध्यक्षों जैसे प्रणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, समितियां, व्यापार वेतन अधिकतम 48,000 पढ़ तथा न्यूनतम 60 पढ़ दिए जाने की चर्चा है। इसमें आर्थिक व्यवस्था राज्य नियंत्रण में ज्ञात होती है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र तथा भगवती सूत्र जो कुछ ही पहले की कृतियां हैं, उन आर्थिक परंपराओं को उजागर करती हैं जो 6ठी सदी के ईसा पूर्व से इस समय तक चली आ रही थी। इसमें सामुद्रिक व्यापार, देहाती बस्तियों और शहरों का विवरण है। सातवाहन काल के आर्थिक जीवन पर यथा सप्तशती से ग्रामीण जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा उस पर लिखित पतंजलि के महाभाष्य से ही इसमें इस काल के आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। वासुदेव शुक्ल अग्रवाल का पाणिनिकालीन भारत तथा वैद्यनाथ पुरी के पतंजलि कालीन भारत में इनमें वर्णित तथ्यों के विवेचन से तत्कालीन आर्थिक जीवन का व्यवस्थित ज्ञान मिलता है। इस काल के विषय में बौद्ध ग्रंथों से भी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है। इसमें सुत्त पिटक विशेष उल्लेखनीय है। इसके अंग दिग्निकाय से कृषि और वाणिज्य की जहां जानकारी मिलती है, वहीं खुद्दक निकाय और जातक कथाएं, ये सब पाली ग्रंथ हैं। खुद्दक निकाय और जातक कथाएं भी सिक्का, यातायात के साथ उद्योगों आदि का ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार विनय पिटक में कृषि एवं वाणिज्य को उपासकों के लिए वर्जित किया गया है, जो भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन यापन की छूट दी गई है। सुत्त निपात में खेती के लिए गाय बैल को आवश्यक बतलाया गया है। दक्षिण भारत के आर्थिक स्थिति का ज्ञान इस काल के संगम साहित्य के कवियों की रचनाओं से होता है। इसमें पशु हरण का प्रायः उल्लेख पशुधन प्रमुख समाज का सूचक है। इनसे कृषकों, शिल्पों, वाणिकों का ज्ञान मिलता है। कांची, मदुरै और कावेरीपत्तनम आदि नगरों की भी चर्चा है। कुषाण कालीन भारत का आर्थिक ज्ञान उस समय के ग्रंथ अश्वघोष कृति, बुद्ध चरित तथा सौंदर्यानंदन। अश्वघोष की जो 2 कृति है, बुद्ध चरित और सौंदर्यानंदन, उससे कुषाण कालीन भारत का आर्थिक ज्ञान प्राप्त होता है। गुप्त काल में स्मृतियां अपने वास्तविक स्वरूप में थी। इसमें व्यवहार कांड से व्यापारियों का परस्पर मिलकर श्रेणी बनाना, निगमन को व्यवस्थित करना तथा मुनाफा को परस्पर बांटने की विविध का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रमुख पुराण भी इस समय अपने वर्तमान स्वरूप में थे। इसमें भी प्रसंगवत आर्थिक जीवन का चित्रण है। ज्योतिष ग्रंथ वरामहीर की बृहत संहिता उज्जैन में लगभग इसी समय लिखी गई। छठी शताब्दी के इस ग्रंथ से तत्कालीन कृषि संबंधित व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। अमर सिंह के अमरकोश में पर्यायवाची शब्दों से तत्कालीन आर्थिक स्थिति उजागर होता है। विभिन्न पेशों और उपकरणों का उल्लेख भी इसमें है। श्रीलंका में बुद्ध घोष और धर्मपाल के 5वीं शती की लिखी पाली ग्रंथों की टीकाएं आर्थिक अवस्था का ज्ञान देती हैं। कुछ संगम ग्रंथ जो ईसा की 4वीं शताब्दी के हैं, उनमें व्यवसायियों के आचार का वर्णन तथा ग्राम दान का भी उल्लेख है। इसी प्रकार 6ठी शताब्दी के 2 तमिल ग्रंथों में शिल्पदिकरम से धनिक वर्णों के जीवन का ज्ञान और मणिमेकलय से एक बनिये की रचना है से अनाज के व्यापार का ज्ञान होता है। तमिल जो ग्रंथ हैं, शिल्पदिकरम से धनिक वर्गों के जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, और जो एक बनिये द्वारा रचित तमिल ग्रंथ है मणिमेकलय में अनाज के व्यापार का ज्ञान प्राप्त होता है। वहां से
वात्स्यायन का काम सूत्र भी इसी काल का है, जिसमें एक ओर विलासता पूर्ण नागरिक जीवन का वर्णन है तो दूसरी ओर खेतों तथा खलिहानों में बिगाड़ लिए जाने वाले ग्रामीण औरतों के चित्रण से आर्थिक जीवन का उजागर होता है। इस समय शिल्प शास्त्र पर लिखे ग्रंथों में तत्कालीन सामंती जीवन तथा राजाओं के आर्थिक संपन्नता का चित्रण कालिदास को यदि हम गुप्तकालीन मानते हैं तो इनकी रचनाओं में भी तत्कालीन आर्थिक जीवन का जीवंत चित्रण उकेरा गया है। इसमें प्रमुख हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत आदि। इसके आधार पर चित्रित जीवन की झांकियां डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय की पुस्तक कालिदासकालीन भारत से स्पष्ट होती है। गुप्तोत्तर काल पूर्व मध्यकाल 7वीं सदी ईस्वी से 12वीं सदी तक की आर्थिक स्थिति का ज्ञान भी अनेक ग्रंथों ने संजोया है। बाणभट्ट के हर्षचरित में कृषि, व्यापार, शिक्षा, उद्योग आदि तथा नगरों और ग्रामों की आर्थिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। बाणभट्ट के हर्षचरित से इस काल के कृषि के दो ग्रंथ कृषि पराशर तथा काश्यप कृषि सूक्त से कृषि के विषय में व्यापक जानकारी देते हैं। कृषि पराशर उत्तर भारत की कृति है, पर कृषि सूक्त के विषय में कुछ कहना असंभव नहीं। इसमें कृषि के विविध उत्पादन, विभिन्न प्रकार के बीजों, वर्ष की संभावनाएं आदि का विवेचन है। 12वीं-13वीं सदी के गुजरात के सेठों के चरित्र तथा व्यापार को अलौकित करने वाले ग्रंथ जगड्डू चरित विशेष उल्लेखनीय है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक भी इस काल के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालता है। कल्लड़ की राज तरंगिणी से तत्कालीन कश्मीर के आर्थिक जीवन का व्यापक चित्रण सामने आता है या प्राप्त होता है। विदेशी यात्रा साहित्य पृष्ठ संख्या 295। इन साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि हमें यात्रा विवरणों से भी होती है। साहित्य में कल्पना का अंश स्वाभाविक है। विदेशी यात्रियों में जाने अनजाने कारणों से कुछ घटा बढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति हो सकती है, पर इन दोनों को तर्क और समता की कसौटी पर कसकर वास्तविक स्थिति का पता लगाना लाभदायक होगा। विदेशी यात्री यूनान, रोम, चीन आदि देशों से लगभग 3री सदी ईसा पूर्व से भारत में आने लगे थे। यह सिलसिला अनवरत जारी रहा। यद्यपि उनके उद्देश्य कभी राजनीतिक थे, कभी धार्मिक, पर इनके विवरण जो अधूरे या पूर्ण प्राप्त हैं, हमारे अध्ययन को व्यापक सामग्री देते हैं। यूनानी आक्रांता सिकंदर के विजय अभियान के साथ कुछ विदेशी पर्यटक यूनानी तथा रोमन भारत आए थे। इनमें हेरोडोटस के हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारतीय कृषि, अन्य जड़ी बूटियों और दवाओं की चर्चा की गई है। स्काइलाक्स जो डेरियस नामक ईरानी शासक के साथ भारत आया था, उसके विवरण हमारे आर्थिक इतिहास पर व्यापक प्रकाश डालते हैं। हिकेटस ने भी तत्कालीन आर्थिक जीवन का वर्णन किया है। सबसे व्यापक विवरण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला यवन दूत मेगास्थनीस का है। इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसका मूल रूप अब प्राप्त नहीं है, पर अन्य विदेशी ग्रंथों में उद्धृत अंशों द्वारा तत्कालीन भारत का आर्थिक ढांचा बहुत कुछ पाटलिपुत्र का बताया जा सकता है। इससे पाटली नगर की स्थिति के साथ साथ उसकी व्यवस्था के लिए बनाई गई आर्थिक समितियों तथा खान पान, विभाजन, कृषि आदि के विषय में प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी भाषा में लिखित 8 अध्यायों में विभक्त टालमी का जियोग्राफी 140 ईस्वी के लगभग की रचना है के 7वें अध्याय में गंगा और उसके पार के भागों का वर्णन किया गया है। इसमें व्यापारिक मार्ग तथा वाणिज्य केंद्रों के रूप में बसे 41 शहरों तथा 7 प्रकार में विभक्त विवरण
भारत और पड़ोसी क्षेत्रों का ज्ञान, सिंधु के मुहाने से गंगा के मुहाने तक समुद्री तटीय नगरों की चर्चा। प्लिनी ने ईसा की प्रथम सदी में लैटिन भाषा में नेचुरली हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। नेचुरलिस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा प्लिनी ने, जिसमें भारत तथा रोम के बीच व्यापार की चर्चा है तथा प्लिनी के उलाहना है कि भारतीय सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन की मांग रोम में इतनी बेतहास थी कि बड़ी ऊंची कीमत पर ये वहां बिकती थी, जिससे रोम का सारा सोना भारत के बाजारों में आने लगा था तथा रोमवासी निर्धन हो जा रहे थे। 100 ईस्वी यूनानी भाषा के एक अज्ञात सौदागर की पुस्तक प्लिस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसे समुद्री व्यापारियों का गाइड कहा जा सकता है, भारतीय व्यापार का व्यवस्थित ज्ञान देता है। इसमें रोम तथा दूसरे देशों के होने वाले व्यापारिक आयात निर्यात की वस्तुओं के मांग पर प्रकाश डाला गया है। यह विवरण लेखक व्यापारी के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव पर तैयार किया गया है, जो दक्षिणी अरब और पश्चिमी भारत के समुद्री तटीय मार्गों से होकर दक्षिण भारत के व्यापारिक केंद्रों में जाने के कारण प्राप्त है। लाल सागर, अरब सागर तथा हिंद महासागर, जिसे इरिथियन सागर कहते हैं, से होने वाले आयात निर्यात व्यापारिक केंद्र बंदरगाहों के विषय में इसका विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाल सागर से वह स्वयं भारत आया था। इसमें लाल सागर, अरब सागर, पूर्वी अफ्रीका और भारतीय समुद्री तटीय भागों का भौगोलिक चित्रण है। टालमी ने भी अपने ग्रंथ के लिए इसका उपयोग किया है। कास्मस इंडिको पोलेस्टेल ने क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें व्यापार और भूगोल का विवरण दिया है। वह स्वयं एक व्यापारी था जो विभिन्न देशों की यात्रा करता भारत भी आया था। यह ईसा पादरी हो गया था। उसने अफ्रीका तथा भारत के जानवरों, दक्षिण भारत के गोल मिर्च व्यापारिक केंद्र के रूप में भारत से संबद्ध श्रीलंका मतलब सिलोन, चीन, अफ्रीका, पार्सिया और बेंजेंटाइन का विवरण दिया है। प्रोकोपियस के विवरणों द्वारा भारत के बेंजेंटाइन राज्य से होने वाले व्यापार का ज्ञान मिलता है। जस्टिन की पुस्तक ला डाइजेस्ट में भारत से मंगाए जाने वाले सामग्रियों की तालिका है। गुप्तकालीन चीनी यात्रियों से जिसका भारतीय यात्रा का विवरण उपलब्ध है, उनमें प्रमुख हैं फाहियान, ह्वेनसांग, हुआंगचुआंग तथा इतिसिंग। ये सभी बौद्ध भूमि होने के कारण धार्मिक ज्ञान की खोज में भारत आए थे। फाहियान लगभग 5वीं शती में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, जबकि शेष 2 यात्री हर्ष के समय 7वीं शताब्दी में आए थे। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका भारतीय विवरण होने पर भी ये आर्थिक जीवन की बहुत कुछ जानकारी देते हैं। इनके बाद कुछ अन्य चीनी भिक्षु 7वीं-10वीं शताब्दी के बीच धर्म की खोज में भारत आए। उनके जीवन चरित्र से भी तत्कालीन भारत की आर्थिक इतिहास के कुछ बिंदु उजागर होते हैं, जैसे चौजूका ने 12वीं सदी में भारत और चीन के विकसित व्यापार का उल्लेख किया है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य, पृष्ठ संख्या 296। जब तक सिक्कों और अभिलेखों का आरंभ नहीं होता है, तब तक सामाजिक आर्थिक इतिहास के निर्माण में पुरातत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें संदेह नहीं है कि खुदाइयों से जो बर्तन निकलते हैं, इमारतें बाहर आती हैं, धातु व पत्थर के बने उपकरण निकलते हैं, या जिन अनाजों और जानवरों का पता चलता है, उन्हें देखकर प्रत्येक क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक जीवन का ढांचा तैयार किया जा सकता है। वैदिक साहित्य के संरचना के पूर्व जो भी हमारा ज्ञान है, वह इसी के सहारे है। जब लिखित साहित्य मिलने लगा, तब भी इसका महत्व बना रहा, क्योंकि साहित्यिक कल्पना और पूर्वग्रह ग्रसित विवरण से ये सत्य के निर्णायक उपकरण के रूप में प्रयोग होते हैं। इनके साथ अभिलेख, सिक्के और दूसरे घरेलू स्रोतों के द्वारा प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन के निर्माण में क्रमिकता लाने के लिए बहुत अधिक सहायता मिलती है।
हड़प्पा सभ्यता के पहले लोग अर्ध सभ्य तथा असभ्य की स्थिति में थे। तब मानव पाषाण के संसर्ग से अपनी जीविका व्यतीत करता था। इससे इसे पाषाण काल कहते हैं। इसी से इससे पाषाण काल कहते हैं। पहाड़ों के नीचे वृक्षों की छाया में और बहुत कम गुफाओं या किसी वृक्ष के डाल से बनाए छाया में नीचे रहता था मानो। यही स्थिति पूर्व पाषाण काल की है। उसका आर्थिक जीवन कृषि और पशुपालन न होकर वन्य पशुओं का शिकार, नदियों से मछली मारना तथा फल तोड़कर खाने तक सीमित था। तब वो अधातु से अपरिचित व्यक्तिगत भू संपत्ति की कल्पना से दूर, श्रम के महत्व से रहित लकड़ी के डंडों तथा या पत्थरों के टुकड़ों को बड़ी कठिनाई से घिस कर कोर कर अपने पेट पालन के लिए पशु मारने के काम में लाता था, जो उत्खनन के से प्राप्त हुए हैं। ब्रूस फुट नामक अंग्रेज ने दक्षिण भारत के बेलारी जिले से उपकरण उद्योग के एक केंद्र से अनेक प्रकार और अनेक स्तरों पर निर्मित उपकरणों का पता लगाया है। इससे लगता है कि पत्थर के चिकने पालिशदार सुगढ़ औजारों का प्रयोग आर्थिक जीवन के लिए किया जाता था। यह अवस्था नवपाषाण मानव की है। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान उत्खनन पर ही आधारित है। वहां से उत्खनित अन्नागार, गोदी मजदूरों की बस्ती, अनाज पीसने की चक्कियों के चिन्ह जो एक निश्चित स्थान पर बहुसंख्य में मिलते हैं, सिक्कों की तरह प्रयोग होने वाले अनगढ़ धातु पिंड, कृषि और अनेक उद्योगों का ज्ञान एक विकसित आर्थिक अवस्था का बोध है। यहाँ मेसोपोटामिया में प्राप्त मुहरे व्यापारिक गतिविधियों तथा धातुओं के प्रयोग शहरी एवं उन्नत आर्थिक जीवन को उजागर करते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता के स्तर से काला और लाल मृत भांडों के टुकड़े मिले हैं जो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के हैं, पर ऐसा कुछ भी हड़प्पाई क्षेत्र से न मिलकर गंगा यमुना द्वाब में मिले हैं। गंगा यमुना के द्वाब में मिलने से इनको बाद की सभ्यता का चरण माना जा सकता है। केवल भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित अफगानिस्तान की स्वात घाटी के गोलागाई नामक स्थान से तांबा पीतल के साथ गेरुए मृद भांड की प्राप्ति, पर सिंधु के क्षेत्र में इनका पूर्ण अभाव विश्वास पर चिन्ह खड़ा करता है। इससे पुरातात्विक स्रोत से ऋग्वैदिक जीवन की अस्थायी स्थिति का ज्ञान सिर्फ बुलंदशहर के लाल किला और अलीगढ़ के अतिरंजी खेड़ा को छोड़कर अन्यत्र नहीं मिलता। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विस्तार साहित्य के आधार पर उत्तर पूर्व के मैदानी भागों में बढ़ चली थी। इसमें अयस्क का वर्णन लोहे के लिए किया गया है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पुरास्थलों की खुदाई से काले पालिश वाले तथा चित्रित धूसर प्रकार के मृदभांड मिले हैं और एक स्थल से तांबा पीतल की सामग्रियां भी। यह स्थान अस्थायी संस्कृति के बोधक हैं, क्योंकि यहाँ से अनाज एवं कृषि सामग्री खुदाई से प्राप्त हुई है, पर लोहे के कृषि उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। लगता है पानी के संसर्ग से सड़न के कारण ये गल गए हों। फिर भी ईंट के स्थान, फूस की झुपड़ी के खांचे, गेहूं और चावल और दालों का मिलना, मिट्टी की थालियां, कटोरों और लोहे के शिकार के उपकरण, बर्छे आदि इसको उत्तर वैदिक होने के पुष्टि करते हैं। 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ ऐतिहासिक युग की पुष्टि उत्खनन के आधार पर होती है। इस समय उत्तरी कृष्णामार्जी मृदभांडों NBPW के चमकीले ठिकड़े तथा लोहे के औजार मिलते हैं। नगरों के बसाव से ईंटों का मिलना तब ईंट के प्रयोग और गंगा कांठ में द्वितीय शहरीकरण का प्रारंभ पुष्ट करता है। लोहे के उपकरणों की अधिकता शुद्ध और शिकार के अतिरिक्त खेती और कारीगरी द्वारा जीवन यापन की विधि को उजागर करते हैं। इसी समय दक्षिण भारत के महापाषाणीन समाधानों मेगालिथिक बुरियत की प्राप्ति के साथ लोहे के बहुत से औजार, अनाज तथा काले और लाल मृदभांडों के टुकड़े मिले हैं। ऐतिहासिक युग में उत्खनन से भले ही शहरों की बस्तियां मिली जो आर्थिक जीवन की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं, पर साथ ही सिक्कों तथा अभिलेखों की प्राप्ति से तस्वीर पर अधिक चटक और अस्थायी रंग भरती है।
औजारों की प्राप्ति और बर्तनों के टुकड़े उद्योगों के साथ कृषि का ज्ञान देते हैं और जानवरों की हड्डियां पशुपालन का इतिहास गढ़ती है। पर व्यवस्थित आर्थिक क्रिया की जानकारी में सिक्के और अभिलेख अधिक सहायक हैं। मौर्य काल के पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक, मौर्य काल के पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक आहत सिक्कों का बहुत सा भंडार विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। इसके ऊपर बने चिन्ह आर्थिक जीवन का जहां संकेत देते हैं, वही व्यापार और वाणिज्य का विकास पुष्ट करते हैं। बाद के शासकों और वंशों के सिक्के जो विभिन्न धातुओं, लेखों, आकारों और चिन्हों के विविध क्षेत्रों में पाए गए हैं, जिनका संतरण दूर दूर तक होना देखा गया है, वे देश के आर्थिक प्रगति की सूचना देते हैं। इनसे उद्योगों, वाणिज्य, व्यापारिक केंद्रों, विदेशी व्यापारिक संबंधों आदि का पता चलता है। सातवाहन सिक्कों पर बने जलपोतों की आकृतियां शक और कुषाणों राजाओं की का तौर विदेशी पैमाने पर होना और रोमन के सिक्कों के अनुकरण पर उनका तैयार किया जाना तथा अस्थायी सिक्कों की प्राप्ति आर्थिक इतिहास के विषय में बहुत कुछ सूचनाएं प्रदान करते हैं। साथ ही जब पहले की अपेक्षा इनकी धातुओं में गिरावट आने लगती है या कई प्रकार के सिक्के बनने लगते हैं, कई धातुओं के सिक्के मिलने लगते हैं या सिक्कों की संख्या बढ़ती या घटती है, तो स्पष्ट है कि आर्थिक स्थिति विकसित हो रही है या बिगड़ती जा रही है। सातवाहनों के समय चांदी, टीन, सीसा, तांबे, प्रोटीन के सिक्के चलन में थे जो आंतरिक व्यापारिक क्षमता को बताते हैं। कुषाणों के समय से सोने की मुद्राएं प्राप्त संख्या में बनने लगी थी तथा रोमन प्रभाव में विदेशी व्यापार गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों का जब तक बाहुल्य रहा तब तक तो आर्थिक विकास होता रहा, पर जहां से उनमें मिलावट शुरू हुई, मात्रा में शुद्धता की कमी हुई और भारीपन आया तथा प्रकारों में कमी मिलने लगी, वहां से ह्रास प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे 11वीं 12वीं सदी तक इसमें क्रमशः गिरावट ही रही। अब कौड़ी तथा गदहिया सिक्का दैनिक चलन में आया। इनकी संख्या अधिक मिलती है और धातुओं के बहुत कम है। स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के ग्राफ की रेखा अब नीचे की ओर झुकने लगी है और आज तक झुकती जा रही है। दूसरी ओर पूर्व मौर्य काल के अभिलेखों की प्राप्ति होने लगती है। इनसे आर्थिक जीवन की व्यापक जानकारी मिलती है। सोह गौरा अभिलेख जो पूर्व मौर्यकालीन माना जाता है, चने की खेती और सत्तू के भोजन तथा नापने के लिए आड़ग की इकाई का ज्ञान देता है। महास्थानगढ़ का अभिलेख अकाल और राजकीय सहयोग की सूचना देता है। अशोक के अभिलेख राज्य की ओर से आंतरिक व्यापार के लिए बनवाई गई सड़कें, कुएं, छाया आदि की सुविधा के लिए लगाए गए पेड़, विदेशी पड़ोस से संबंध, बाहर से औषधियों का आयात, सिंचाई, कर प्रणाली, यातायात के साधन आदि पर प्रकाश डालता है। दान की चर्चा भी अभिलेखों में की गई है। बाद के अभिलेखों से व्यापारिक का नाम उल्लेख, उनके द्वारा सौदा करना, करसापड़ आदि सिक्कों और व्यापारी संघों का उल्लेख, नगरों की व्यवस्था मतलब हाथी गुंडा अभिलेख से, अनेक फसलों का ज्ञान नासिक के गुहा लेख से और उनकी अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण दान देने की चर्चा आदि एक अच्छी आर्थिक तस्वीर खींचने के लिए काफी अच्छा मसाले का काम करता है। इस समय के अनेक सौदागरों के नाम, व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख, शिल्पियों और श्रेणियों की चर्चा भी इसमें इनसे मिलती है। सातवाहन वंश की रानी नयनिका जो सातवाहन की रानी नासिक गुहालेख में यज्ञ के अवसर पर कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख करसापड़ के दान का वर्णन एक समुन्नत अर्थव्यवस्था का बोधक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख यह स्पष्ट करता है कि मौर्य काल से ही राजा सिंचाई के लिए प्रयत्नशील रहते थे तथा साधनों के निर्माण और मरम्मत का दायित्व स्वयं तथा अपने कर्मचारियों को देते थे। विषम स्थिति में आपात कर लिया जाता था, पर जनहित में जब खजाने में पैसा होते तो इसे उचित नहीं मानते थे। तभी रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के लिए मंत्री परिषद के अपार ऋण संग्रह के प्रस्ताव को स्वीकार न कर राजकोष से ही इसको पूर्ण कराया। गुप्त
तथा गुप्तकालीन अभिलेखों से आर्थिक इतिहास के निर्माण में कई नई सूचनाएं मिलती है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति प्रसंगवत सामंतवाद की बात करता है, जहां वह विजित राज्यों को पुनः उच्च वर्गों के हाथ में लौटाने का उल्लेख करता हुआ कहता है कि ये स्वतंत्र रहें पर हमें कर दे, हमारी आज्ञा माने, हमारे चिन्हों को अपने झंडों पर लगावे और हमारे दरबार में उपस्थित होकर हमारा सम्मान करें। अनेक प्रकार के करों का उल्लेख भी उनमें किया गया है, ऊपरी कर, उदंग, विष्ट, हिरण्य आदि। तीसरी ओर एक नई विधा भूमि अनुदान का ज्ञान मिलता है। अब ऐसे दान पत्रों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी जिनमें राजा तथा भूमिपतियों द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को उसके कार्य से प्रसन्न होकर या किसी एक मठ, मंदिर या शिक्षण संस्था के संचालन के लिए भूमि, गांव, क्षेत्र दान में दिया जाता था। इसमें दाता, ग्राहिता, दान भूमि संबंधित अधिकारी, लिया जाने वाला कर, दान के कारण, उद्देश्य, लेखक का नाम, गवाह का नाम, दान की शर्त, दान के बने रहने का समय आदि का उल्लेख है। दान पत्रों की प्रक्रिया हर्ष के काल से बहुत विकसित हुई। इसी प्रकार के दान शिक्षण संस्थाओं को भी दी जाती थी, जहां गुरु व्यक्तिगत संस्थाएं चलाते थे। इन्हें अग्रहारा दान कहा जाता था। चौथे, कुछ अभिलेखों में अक्षयनिधि की चर्चा है। यह व्यक्ति द्वारा किसी कार्य के उद्देश्य से अस्थायी जमा होता था। इसमें दी गई भूमि की आमदनी या जमा रकम की सूद से किसी मठ, मंदिर या संस्था के किसी विशेष कार्य जैसे दीप जलाना, मरम्मत करना, भोजन देना आदि को जमा लेने वाली संस्था को सौंपा जाता था कि शर्त के अनुसार उस अस्थायी निधि से प्राप्त आय का प्रयोग वह करता रहेगा। पृष्ठ संख्या 299 पर हम लोग समाप्त करते हैं। वह करता रहेगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी से अतिविनम्र निवेदन है कि यह रिकॉर्डिंग मैं अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित साथियों के लिए किया हूं, तो कृपया आपसे पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन है कि आप उन्हें अवश्य शेयर करें। और जो दृष्टिबाधित साथी हमारे सहपाठी हैं, उनसे अतिविनम्र निवेदन है कि वे अपने कनिष्ठ साथियों को भी